एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब एंजेलिका ने कहा था कि मेरा सुझाव है कि ह्यूमन हंट कराया जाए और रही शिकार की बात तो वो होंगे हम तीनों। तभी मार्कस कहता है कि आखिर आप ये क्या कह रही हैं, लेकिन रैनियल को तो मजा आ रहा था। वो कहता है तुम अपनी बात जारी रखो। एंजेलिका कहती है एक्टिलस एम्पायर के सारे लोग युद्ध के देवता के वंशज हैं। मैंने सुना है इसीलिए एक्टिलस के लोग हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके मजे के लिए हमसे बेहतर शिकार कोई और नहीं होगा। और एंजी सोचने लगती है कि ह्यूमन हंट के बारे में नॉवल में एक बार बताया गया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा ये सुनकर इसको दिलचस्पी जरूर होगी। मैं खुद शिकार नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर वो रैनियल से कहती है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मैं अभी हाल ही में एक्टिलस आई हूँ। मुझे नहीं लगता बीमार रैबिट को इस तरह से भागते हुए देखकर आपको कुछ मजा आएगा। रैनियल कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अकेले ही बख्श दिया जाए। एंजी कहती है नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ट्रेनिंग लूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि सर्दियां आने तक के मैं एक अच्छी शिकार बन सकूं। मैं ये कहना चाहती हूँ आप अभी इस हंट को पोस्टपोन कर दे और बाद में इसका मजे से लुफ्त उठाए। तभी मार्कस चिल्ला कर कहता है लेकिन ये सरासर बकवास है योर मैजेस्टी। आखिर कौन है जो कि इस तरह का बेकार प्लान सजेस्ट करेगा। और एंजी सोचने लगती है जैसा कि मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगे। फिर वो कहती है जरा होश में आओ मार्कस, क्या ये इतना जरूरी मामला है? जो बजट वाला मामला था तुम आराम से उसे सुलझा सकते थे। अगर तुम पहले मेरे पास आ जाते तो हिज मैजेस्टी को अपना वक्त नहीं बर्बाद करना पड़ता। अगर तुम सच में चाहते हो कि हिज मैजेस्टी का जो वक्त बर्बाद हो गया उसका भुगतान करा जाए तो तुम्हें इस बात से फख्र होना चाहिए कि हिज मैजेस्टी के शिकार के तौर पर तुम्हें चुना गया है। तभी रैनियल ताली बजाने लगता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था एम्परर का सुझाव इतना भी बुरा नहीं है। तभी मार्कस कहता है योर मैजेस्टी आप मेरी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी माँ को बख्श दीजिए, इसके बजाय सिर्फ मुझे शिकार बनाइए। रैनियल कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये बहुत क्रूर बात है। क्या तुमने सुना नहीं एम्प्रेस ने क्या कहा था? तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम मेरे शिकार बन रहे हो। और जैसा कि एम्प्रेस ने कहा यहाँ पर तुम तीनों गिल्टी हो। एम्प्रेस थोड़ी बेवकूफ थी इसलिए वो तुम लोगों को यहाँ पर मेरे पैरों में गिरने से रोक नहीं पाई और तुम लोगों ने अपना बदला निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत करी। फिर गार्ड उन लोगों को ले जाते हैं और एंटी सोचने लगती है रैनियल को पहले से ये बात पता थी कि वो लोग मेरे साथ अपना बदला निकाल रहे हैं। उसे पता था ऐसा होने वाला है क्योंकि उसने मार्कस की छोटी बहन सिल्वी से शादी नहीं करी थी। उसे पहले से ये बात पता थी लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं करा। जाहिर सी बात है वो एम्परर है इसलिए उसका अपनी बेकार प्रजा पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और देखते हैं कि रैनियल सोचने लगता है अगर मैं इसकी बजाय सिल्वी से शादी करता तो क्या मुझे तब भी इतना ही मजा आता। फिर वो उसका सर ऊपर करता है और कहता है इतना भी बुरा नहीं है। वो उसे किस करने लगता है। एंजी सोचती है ये अचानक से मुझे किस क्यों करने लगा, लेकिन मैं इसे रोक भी नहीं सकती। फिर रैनियल एंजी से कहता है कि तुम कभी गलती नहीं करती है ना। एंजी सोचने लगती है जाहिर सी बात है अगर मैंने गलती करी ना तो तुम मुझे मार डालोगे। रैनियल कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ गलती करने में आखिर तुम्हें कितना वक्त लगेगा। वो उसे थ्रोन पर बिठा देता है। एंजी कहती है योर मैजेस्टी ये तो थ्रोन है। तभी रैनियल हंसने लगता है और कहता है कि थ्रोन के मुकाबले तुम कितनी ज्यादा छोटी हो। एंजी सोचती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं एक पेट हूँ जिसका मालिक उसके साथ खेल रहा है। तभी रैनियल उसे सहलाने लगता है और कहता है बताओ कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। फिर अगले दिन देखते हैं एम्प्रेस के पैलेस के अंदर बहुत बड़े बदलाव आए। लेडी जेकस को शिकार के तौर पर चूज करा गया था, इसीलिए कुछ वक्त के लिए उसे अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा। बाकी सारी मेड इस पोजीशन को लेने में बहुत हिचकिचा रही थी, इसीलिए अंत में आकर ये पोजीशन सिसाने को मिल गई। एंजी कहती है किसी ने अप्लाई नहीं करा, मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए कि तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बन गई। मुझे माफ करना कि मैंने पहले तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था। सिसाने कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपके पास भी लिमिट है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंजी सोचने लगती है लगता है अभी तक इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं असली वाली एंजेलिका नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे एंजेलिका होने का बर्ताव करना पड़ रहा है। फिर बताया जाता है कि जब नई लेडी इन वेटिंग को चूज करा गया तो वो शिकार वाली खबर भी आग की तरह हर तरफ फैल गई। उसके बाद किसी ने भी एम्प्रेस के खिलाफ उंगली उठाने की भी कोशिश नहीं करी। तभी एक मेट आकर कहती है और हाइनेस मैं इस वास के अंदर किस तरह के फ्लावर डालूं। एंजी सोचती है ये इतनी ज्यादा घबरा रही है, मैं इतनी थोड़ी ना भयानक हूँ। फिर वो कहती है कि
कि मुझे लगता है कि येलो ज्यादा ब्राइट रहेंगे, है ना। और ये सुझाव उस मेड को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंजी सोचती है यार सबने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं तो बस एक रीडर हूँ जो कि कहानी को पढ़ रही थी। क्या सब लोगों को ये बात पता चल गई कि मार्कस के ऊपर मैंने किस तरह से चिल्लाया था। मैं क्या ही कर सकती थी उस वक्त, मैं अपने गले पर एम्परर की रखी हुई तलवार को हटा रही थी। फिर एंजी बताती है मैंने कोई भी सोसाइटी के इवेंट अटेंड नहीं करे थे, इसलिए ये अफवाहें भी आग की तरह फैल गईं। सब लोगों को लग रहा था मैं बहुत ज्यादा क्रूर एम्प्रेस हूँ और ये अफवाह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं अपने एम्प्रेस के कामों में बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी। मैं इन कामों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो काम रह गया उस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सिसाने ने कहा है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ की आदत नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि एंजेलिका के अंदर जो काबिलियत थी वो अभी तक मेरे अंदर नहीं आई है। मुझे गार्डन का लैंडस्केप बनाना है और उसकी देखभाल भी करनी है, और इसके अलावा मुझे बहुत सारी पार्टीज को भी संभालना है। लेकिन सबसे जरूरी है वो इवेंट संभालना जो कि एक्टिलस का एक फेस्टिवल है। युद्ध के देवता एक्टिला को सूरज द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए साल में गर्मियों के दौरान ही इस फेस्टिवल को रखा जाता है। वो ये सब सोच के जा रही थी, तभी बाहर देखती है जहाँ पर सिल्विया खड़ी हुई थी, लेकिन एंजी उसे पहचानती नहीं और पूछती है ये कौन है। सिसाने कहती है कि वो सिल्विया जेकस है, मार्कस जेकस की छोटी बहन, वही जिसका शिकार होने वाला है। एंजी कहती है तो फिर वो इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। सिसाने कहती है वो आपसे मिलना चाहती है, हालांकि मुझे पता है कि वो जो चाहती है वो तो जाहिर सी बात है। एंजी कहती है लेडी और मार्कस को गए हुए तो काफी वक्त हो गया है, तो क्या ये आज यहाँ पर आई है। सिसाने कहती है नहीं, वो उसी दिन से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। एंजी कहती है क्या कहा, वो उस दिन से आज तक रोज यहाँ पर इंतजार करती है। वो कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, उस लड़की को अंदर आने दो। फिर सिल्विया अंदर आती है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा योर मैजेस्टी, मेरा नाम सिल्विया जेकस है। एंजी कहती है कि जो घोषणा हो चुकी है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जाहिर सी बात है कि तुम बाहर क्यों इंतजार कर रही थी, ताकि तुम मुझे मना सको, लेकिन अगर तुम माफी मांगना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिल्विया कहती है नहीं, मुझे लगता है उन्हें वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। एंजी सोचती है क्या वो यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आई है। सिल्विया कहती है योर मैजेस्टी, जब मेरी माँ ने लेडी इन वेटिंग का काम छोड़ दिया तब उनकी जो पोजीशन है वो खाली हो गई। मैं जानती हूँ मेरी माँ कितनी बड़ी बेवकूफ है, लेकिन उनकी बेटी होने के नाते उनकी तरफ से माफी के तौर पर मैं आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ। एंजी सोचती है ये क्या हो रहा है, मेरी दुश्मन की बेटी मुझे सर्व करना चाहती है। शायद ये मुझ पर नजर रखना चाहती है, मेरी कमजोरियों को ढूंढना चाहती है ताकि ये अपने भाई और अपनी माँ का बदला मुझसे ले सके। फिर वो सिल्विया से कहती है तुम जानती हो ना कि बिना शक करे मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकती। और एंजी सोचने लगती है यार मैं क्या करूँ, तुम इस तरह से कांप रही हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिल्विया कहती है कि आपको धोखा देकर आखिर मुझे क्या हासिल होगा, मुझे एम्पायर की संपत्ति बनने के लिए ही बड़ा करा गया, भले ही मैं एम्परर की बीवी बनूं या फिर आपकी साथी, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर गुजारी है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा कोई भी साथी नहीं है, लेकिन अब मेरा परिवार शिकार बन चुका है, मेरे पास निर्भर होने के लिए कोई भी नहीं है। एंजी सोचने लगती है वैसे इसकी बात में दम तो है, सिल्विया वैसे परिवार की बेटी बन चुकी है जो कि जल्दी खत्म होने वाला है। सिल्विया कहती है जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो ये बेशक है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन फिर भी वो मेरे खून के रिश्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात योर मैजेस्टी, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। एंजी सोचने लगती है कि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी लेटी हुई सोच रही थी कि सिल्विया की ऐसी हालत देखकर सब लोग दुखी हो जाएंगे सिवाय एम्परर के, लेकिन ये एक ऐसा फैसला नहीं है जो कि मैं तरस खा कर करूं, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिल्विया यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रही है। मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी ही फैसला कर लूंगी, लेकिन तभी उसके सामने रैनियल आ जाता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। रैनियल कहता है क्या चिल्लाना भी तुम्हारी बीमारी में शामिल है। एंजी कहती है योर मैजेस्टी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता है क्या मुझे आने की तभी इजाजत है जब मेरे पास कोई कारण हो। एंजी सोचने लगती है और क्या, ये मेरे सर का दर्द है कि तुम अचानक से मुझे बिना कारण के मिलने के लिए आ गए। तो रैनियल कहता है मुझे लगा तुम्हारे पास आने का सही वक्त आ गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता। एंजी कहती है मुझे लगता है ऐसे मामलों में आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रैनियल कहता है तुम्हें तो हिचकियां आ रही हैं, तुम तो बहुत बेचारी हो। फिर वो एंजी को किस कर लेता और कहता है अब
तुम्हारी हिचकियाँ रुक गई है ना? एंजी कहती है हाँ बिल्कुल, आप बताइए आपका दिन कैसा गुजरा योर मैजेस्टी? रैनियल कहता है मेरा दिन तो काफी अच्छा गुजरा और शिकारों ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है और मैंने इस हंट के अंदर 2 रूल और ऐड करे हैं, क्या तुम सुनना चाहोगी? सबसे पहला रूल, जो शिकार होगा उसे वेपन रखने की इजाजत है। अगर शिकार 3 घंटों तक सरवाइव कर पाया तो वो जीत जाएगा, उसे फ्री कर दिया जाएगा। वैसे ये रूल मैंने अपनी मर्जी से जोड़े हैं, मुझे यकीन है तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? एंजी कहती है जब तक कि आपको मजा आ रहा है तब तक कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। रैनियल कहता है तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? एंजी कहती है मैं बहुत बिजी थी, एम्प्रेस होने के नाते मैं अपने कामों को संभाल रही थी और इसके अलावा तभी रैनियल कहता है उसे यहाँ पर लेकर आओ, मुझे लगता है कि ये मजेदार रहेगा। एंजी सोचने लगती है अब इस बात में इसे क्या मजेदार लग रहा है। रैनियल कहता है कि अगर वो लड़की भी शिकारी के तौर पर मैदान में मौजूद होगी तो वो तुम्हारी वफादारी को साबित कर सकती है और अपने परिवार से सारे नातों को तोड़ सकती है। एंजी सोचने लगती है क्या ये सिल्विया को हंटर बनाना चाहता है और चाहता है कि वो अपने ही हाथों से अपने भाई और माँ को मार दे। रैनियल कहता है तुम सोच रही हो कि सिल्विया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्यों? मैंने सही कहा ना? आम लोगों के विचार स्पष्ट होते हैं, तो मुझे लगता है सिल्विया को तुम्हें यहाँ पर लाना चाहिए। अगर वो हंटर के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित कर देगी तो वो तुम्हारी मेट बन जाएगी। एंजी कहती है जी योर मैजेस्टी, आप सही कह रहे हैं। रैनियल कहता है कि मुझे लगा था कि ये ग्रेट आइडिया है, तो फिर तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रही हो? खैर कोई बात नहीं, मैं ये ऑर्डर सिल्विया जेकस को दे दूंगा क्योंकि मुझे लगता है ऐसा ऑर्डर देना तुम्हारे लिए थोड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि तुम काफी कमजोर हो। एंजी सोचने लगती है मुझे लगता है तुम्हारे सामने तो इस वक्त पूरी दुनिया कमजोर है। रैनियल पैदा तो एक इंसान के तौर पर हुआ है लेकिन दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है और सोचता है कि वो खुद एक गॉड है। उसका पास्ट भी बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है जो वो इतना क्रूर मॉन्स्टर बन गया। साफ तौर पर कहा जाए तो वो पैदा ही ईविल बनकर हुआ था। लेकिन तभी अचानक से रैनियल सारी वाइन को एंजी के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम बहुत आसानी से डर जाती हो, लेकिन जब तुम अपने ख्यालों में खोई होती हो तो तुम्हारे अंदर से डर गायब हो जाता है। एंजी सोचने लगती इस वक्त मेरे सामने सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक ईविल खड़ा है, लेकिन मुझे खुद को संभालना होगा क्योंकि मुझे गलतियों को अवॉइड करना है और सिर्फ सरवाइव करना है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। काफी रात हो गई थी और रैनियल कह रहा था तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम काफी कमजोर हो और परेशानियां खड़ी करती हो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा चलता रहा तो तुम कितनी देर तक मजेदार शिकार बनकर रहोगी। एंजी सोचने लगती अरे यार मैं तो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि मैं सर्दियों में रैनियल की शिकार बनने वाली हूँ, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है उसकी शिकार बनने का, क्योंकि जब सर्दियों के दौरान रैनियल टेम्पल चला जाएगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ पर सेरेफिना से मिलेगा, फिर वो मुझे ढूंढते हुए नहीं आएगा। तभी रैनियल कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तुम्हें एक और रूल बताना भूल गया। जो हंट होने वाला है उसके अंदर तुम हंटर के तौर पर पार्टिसिपेट करोगी। एंजी कहती योर मैजेस्टी मैं तो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हंटर कैसे बनूंगी? रैनियल कहता है फिक्र मत करो, जो शिकार होंगे वो हंटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यही रूल है। एंजी सोचने लगती है नो वे, क्या रैनियल भी हंटर बनने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो जेकस की फैमिली ऐसे डीमन से तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। लेकिन क्या होगा अगर इससे पहले ही वो लोग मेरा काम तमाम करने की कोशिश करे तो? रैनियल को ये बात पता है कि रूल का कोई भी असर नहीं होगा, उसके बावजूद उसने रूल को जोड़ा। फिर वो रैनियल से कहती है वैसे हंट कब होने वाला है? मतलब मुझे डेट के बारे में नहीं पता। रैनियल कहता है कि समर फेस्टिवल के दौरान होगा, तुम काफी बिजी रहने वाली हो। एंजी सोचती है समर फेस्टिवल आने में मेरे पास सिर्फ एक ही महीना बचा है, मैं कुछ नोबल से दोस्ती करने का प्लान बना रही हूँ और मुझे काफी सोशल अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो झाँक कर देख रही थी जहाँ पर मार्कस और उसकी माँ ट्रेनिंग कर रहे थे और एंजी सोचती है ये क्या चल रहा है, मैं तो इन लोगों की ब्लेड को देख तक नहीं पा रही। मुझे बताया गया था कि एक हंटर होने के नाते मैं जाकर देख सकती हूँ क्या चल रहा है, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। शायद से माँ और बेटा दोनों इतने बेवकूफ है कि उनके अंदर की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। एक्टलेस एम्पायर में सब लोगों को लड़ना सिखाया जाता है ताकि अगर वॉर भी शुरू हो जाए तो वो लोग सोल्जर्स बनकर काम आए, और ये प्रैक्टिस आदमियों या लड़कियों और उनके बच्चों पर भी शामिल होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डचेस नर्मा एंजेलिका की अटेंडेंट को देखते हैं और वो कहती है मैंने सुना था वो अपनी ट्रेनिंग पर खास ध्यान नहीं दे रहे
रहे थे, लेकिन जब एम्परर उनसे मिलने के लिए गए थे तो फिर उनका रवैया ही बदल गया। एंजी सोचती है शायद से डैनियल ने उन्हें 2 रूल्स के बारे में बता दिया होगा। नरमा कहती है हम एक टीचर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको सिखा सके। एंजी सोचती है फर्क नहीं पड़ता टीचर कितना ज्यादा माहिर है, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही महीना बचा है। फिर एंजी कहती है मुझे सीखना है कि बो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि करीब जाकर तो मैं बिल्कुल भी लड़ नहीं पाऊंगी, मुझे दूर रहकर ही उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। प्लीज मुझे सिखाओ आखिर एरोस कैसे चलाते हैं, क्योंकि मुझे दूर रहकर हमला करना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो एरो चलाना सीखती है लेकिन उसकी हालत ही खराब हो जाती है। नरमा कहती है योर मैजेस्टी माफ कीजिएगा लेकिन आपको अभी आराम करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा जो कि बो उठाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हो, यहाँ तक कि 10 साल की उम्र का बच्चा भी इस बो को उठा लेता है। ये बातें एंजी को तीर की तरह चुभती है। वो कहती है ठीक है मैं फिर से ट्रेनिंग पर जाती हूँ, और वो सोचने लगती है एक्टलेस एम्पायर के लोगों से एकदम उल्टा, मेरी फिजिक बिल्कुल बकवास है, मेरा टारगेट इतना पास रखा गया है, मुझे लालची नहीं होना है, आज मुझे एक टारगेट तो मारना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में रैनियल को देखते हैं जिसके सामने सिल्वी थी। रैनियल कहता है मैंने सुना कि तुम एम्प्रेस की अटेंडेंट बनना चाहती हो, तुम्हें पता भी है कि ये पोजीशन क्या है, लेकिन फिर भी अगर तुम बनना चाहती हो तो एक ही कंडीशन है, तुम्हें समर फेस्टिवल के दौरान हंटर बनना पड़ेगा। और रैनियल सोचने लगता है मुझे पता था कि ये ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगी, कितनी बोरिंग बात है। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और सिल्विया को वहाँ से भेज देता है। सिल्विया को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। फिर वो एक और गार्ड से पूछता है बताओ एम्प्रेस के क्या हाल है। वो गार्ड कहता है कि उन्होंने सारे प्लान्स को कैंसिल कर दिया है, ऐसा लगता है कि वो अभी बो चलाना सीखना चाहती हैं। रैनियल कहता है एक डरपोक पर ये काफी सूट करता है। वो गार्ड कहता है हालांकि ऐसा करते हुए एम्प्रेस बेहोश हो गई। ये सुनकर तो रैनियल को भी थोड़ा सा झटका लगता है और वो कहता है क्या अभी तुमने क्या कहा। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते हैं जिसे होश आता है और वो सोचती है मैं बेड पर हूँ, क्या मैं बेहोश हो गई थी, यार मुझे रुक जाना चाहिए था जब नरमा ने मुझे रुकने के लिए कहा था। मेरा मतलब मुझे लगा था एंजेलिका एक प्रिंसेस है तो उसके अंदर इतनी तो ताकत होगी कि वो हॉर्स राइडिंग कर सके। मुझे लगता है बचपन से ही मेरी ये एंजेलिका वाली बॉडी बहुत कमजोर है। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आकर कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कि तुम्हें अपना बचपन याद ही नहीं है। एंजी फिर से शॉक हो जाती है और कहती योर मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम हर बार मुझे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हो। एंजी कहती है अच्छा ठीक है और मैजेस्टी बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन तुम तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ही बेहोश हो गई, कितनी शर्म की बात है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो अभी भी काफी बीमार लग रहा है एम्प्रेस। एंजी सोचती है एक्चुअली मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुझे बुखार चढ़ रहा है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, आखिर ये यहाँ से कब जाएगा। तभी रैनियल कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितना भी इस बारे में सोच लूं, तुम बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत बेवकूफ हो एम्प्रेस, तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम बहुत थक गई हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। एंजी सोचती है तुम जैसा शिकारी मुझ जैसे इंसान को कभी नहीं समझ पाएगा, हालांकि मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी उसके बावजूद मैं बेहोश हो गई। कुछ लोग कमजोर ही पैदा हुए होते हैं लेकिन इस कंट्री के लोग ये बात नहीं समझ सकते। फिर वो रोते हुए कहती है मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि जब मैं थक गई हूँ तो मुझे आराम करना चाहिए, मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं ना मरूं। रैनियल कहता है कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा। एंजी सोचती है झूठा कहीं का। फिर रैनियल नरमा से कहता है कि मुझे ठंडा पानी और कपड़ा ला कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा एम्प्रेस क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। फिर देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गीला कपड़ा सीधा एंजी के मुंह पर मारता है और कहता है मुझे लगता है एम्प्रेस तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, शायद से ये सही तरीका नहीं है, मैं मेड को बुला देता हूँ। फिर रैनियल के बजाय नरमा एंजी का ख्याल रखती है। रैनियल कहता है कि एक्सरसाइज करने के बाद इसे इतना बुखार चढ़ गया, मैंने पहले कभी इस बारे में तो नहीं सुना। नरमा कहती है क्योंकि ये बहुत कमजोर है, इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि इन्होंने कभी नहीं करा था, इसलिए इनकी बॉडी ने अलग तरह से रिएक्ट करा और ये बेहोश हो गई। रैनियल कहता है मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हारी ये और शौकों में से एक है कि बहुत तरीकों से कमजोर होना। एंजी सोचने लगती इसका ये पोज मुझे खतरा महसूस हो रहा है। रैनियल की बॉडी चिल्ला कर ये बता रही है कि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। फिर वो नरमा से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओगी। फिर नरमा खाना लेकर आती है। रैनियल एंजी को खिलाने लगता और कहता है तुम्हारा मुंह भी कितना छोटा है, अगर कल भी तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। एंजी सोचती है एक मिनट क्या इसे मेरी फिक्र हो रही है। रैनियल कहता है मैं खुद
खुद तुम्हारी ट्रेनिंग देखूंगा और मुझे देखना है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। एंजी सोचने लगती है मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि इससे मेरी फिक्र हो रही थी। डैनियल कहता मुझे लगा था तुम्हें भागते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन लगता है मैं यही देख पाऊंगा जब तुम्हारा शिकार तुम्हें पकड़ लेगा। मुझे लगता है विंटर हंट के दौरान मुझे इंटरटेन करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तो फिर बताओ इतना इंतजार करने के बाद आखिर मुझे क्या मिलेगा। एंजी सोचने लगती है धत्तेरे की समर फेस्टिवल के दौरान तो मैं एक हंटर रहूंगी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद मैं एक शिकार बन जाऊंगी और जाहिर सी बात है शिकार बनने से पहले मेरा इरादा है यहाँ से भागने का। फिर वो डैनियल से कहती है प्लीज मेरा भरोसा करिए, मैं किसी टीचर को ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे सिखाए। डैनियल कहता है क्या कहा, एक टीचर?